हेलो टू ऑल, मैं हूँ अरविंद और आप देख रहे हैं क्वार्टरली। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के पार्ट 4 के बारे में। इससे पहले हम पार्ट 3 तक आपका वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो चुका है। हम लोग जैसे पिछले वाला वीडियो में देखे थे कि जो सेल है उसमें चेक पॉइंट, सेल साइकिल के चेक पॉइंट कौन कौन है, उसका देखे थे G0 फेज क्या है। उसके बाद देखे थे कि इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स जो होते हैं सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आज सेल डिवीजन के एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, माइटोसिस। माइटोसिस के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? हम सबसे पहले जो वीडियो इस चैप्टर का स्टार्ट किए थे तो हम माइटोसिस वर्ड के बारे में बताए थे कि इस डिवीजन द्वारा, ये माइटोसिस जो डिवीजन होता है जिसे हिंदी में समसूत्री विभाजन कहते हैं, इस डिवीजन में क्या होता है कि जो डॉटर सेल बनता है उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या होती है, ठीक है ना, क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वह पेरेंटल सेल के बराबर होती है। ठीक, तो इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या जो डॉटर सेल बना उसमें क्रोमोसोम की संख्या पेरेंटल सेल के समान होता है। इस तरह से माने कि कोई क्या है, पेरेंटल सेल है और ये डिवीजन करके क्या बनेगा, इसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ, इसमें क्या हो गया, माइटोसिस डिवीजन हुआ। इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या मान लीजिए 46 है, तो इसमें भी 46 और इसमें भी 46 होता है। ठीक है, समझ में आया बात? तो हम लोग समझे कि थी कि डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या पेरेंटल सेल के तुलना में बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये बराबर हो रहा है ना, इस डिवीजन में क्रोमोसोम की संख्या डॉटर सेल में पेरेंटल सेल के बराबर होता है, इक्वेशनल मतलब बराबर है। तो इसलिए इसे माइटोसिस डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। समझ में आया बात? तो माइटोसिस डिवीजन को क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। उसके बाद आखिर ये जो डिवीजन है हमारे शरीर के कौन सा सेल में होता है? सोमैटिक सेल में। कौन सेल में? सोमैटिक सेल में। सभी सेल में नहीं। समझ में आया बात? सभी सेल जैसे कि रिप्रोडक्टिव सेल छोड़कर, जर्म सेल छोड़कर, ये सब छोड़कर जो भी है, जो ओवम स्पर्म बनाने वाला जो भी सेल है उसको छोड़कर जो हमारे शरीर के अंदर जो सेल है उसे बोलते हैं सोमैटिक सेल। तो सोमैटिक सेल में क्या होता है? ये डिवीजन होता है। कौन? माइटोसिस डिवीजन। तो इसीलिए इसे सोमैटिक डिवीजन कहा जाता है। इस माइटोसिस डिवीजन को हम क्या कहते हैं? सोमैटिक डिवीजन भी कहते हैं। समझ में आया बात? देखिए, तो माइटोसिस जो डिवीजन है उसको सोमैटिक डिवीजन भी हम कहते हैं या इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि डॉटर सेल में पेरेंटल सेल के बराबर क्रोमोसोम होता है, इसलिए बराबर बराबर बढ़ता है क्रोमोसोम, इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। अब यहाँ समझिए कि जो माइटोसिस जो वर्ड है इसको सबसे पहले W फ्लेमिंग ने दिया था। किसने दिया था? W फ्लेमिंग ने इस माइटोसिस वर्ड है उसको दिया था। The term mitosis given by W फ्लेमिंग। समझ में आया बात? उसके बाद देखेंगे कि आखिर जो माइटोसिस डिवीजन होता है किस में होता है? तो यह प्लांट सेल के अंदर होता है और एनिमल सेल दोनों के अंदर होता है। तो देखिए यहाँ जो माइटोसिस डिवीजन होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर होता है। जो माइटोसिस डिवीजन है यह प्लांट के अंदर, प्लांट सेल के अंदर हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल दोनों में होता है। समझ में आया बात? तो प्लांट के अंदर जो हैप्लॉइड जो सेल है मतलब अगुणित जो कोशिका है उसमें भी क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन होता है। तो उससे क्या बनेगा? हैप्लॉइड डॉटर सेल बनेगा। ठीक है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में सेम रहेगा। ठीक, और जो प्लांट है उसके डिप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस डिवीजन हो तो इसे डिप्लॉइड डॉटर सेल बनेगा। ठीक, तो प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल के हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल में माइटोसिस डिवीजन होता है। लेकिन व्हाट यहाँ पे देखिए, जो एनिमल के अंदर, एनिमल जो सेल है उसके अंदर सिर्फ उसके डिप्लॉइड सेल में ही क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है। समझ में आया? तो जो माइटोसिस जो डिवीजन होता है वह एनिमल के अंदर सिर्फ किस में होता है? डिप्लॉइड सेल के अंतर्गत होता है। डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस डिवीजन होगा तो उसे डिप्लॉइड क्या बनेगा? डॉटर सेल का निर्माण होगा। समझ में आया बात? अब देखिए, तो यह माइटोसिस डिवीजन
में हम देखेंगे सेल किस तरह से एक सेल दूगो सेल को कैसे बना रहा है, उसको बारे में देखेंगे। तो पहले बात कि माइटोसिस डिवीजन में जो सेल का डिवीजन होता है उससे पहले सेल क्या करेगा, कहाँ से आएगा, इंटरफेस से आएगा। इंटरफेस से तब जाके कथी कहेगा, माइटोसिस फेज में आएगा। तो इंटरफेज में जो सारी प्रिपरेशन करना होता है, तैयारी करना होता है, इसलिए इसे मतलब हम क्या बोलते हैं, प्रिपेटरी फेज भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारा पदार्थ का संश्लेषण होता है, जैसे कि इसको इंटरफेज को 3 गो फेज में बांट दिया गया है। कौन, G1, S फेज और G2 फेज। तो G1 फेज में हम देखें कि इसके अंतर्गत यानी जो RNA है, प्रोटीन है, सिंथेसिस उसका होता है, ATP का निर्माण होता है, ठीक है ना। ये सारी इसके मतलब G1 फेज के अंतर्गत ये सारी होता है। उसके बाद देखिए कि इस फेज में क्या होता है, इसमें DNA का रेप्लिकेशन होता है, DNA कंटेंट क्या होता है, डबल हो जाता है, और सेंट्रियोल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है इसी के अंतर्गत। कहाँ, यानी एस फेज के अंतर्गत। उसके बाद G2 फेज में क्या होता है कि जो भी माइटोसिस डिवीजन के लिए जो भी चीज जरूरत पड़ता है वो सारी चीज कहाँ निर्माण होता है, G2 फेज के अंतर्गत होता है। समझ में। तो इस हम लोग तो इसके बारे में स्टडी कर लिए। उसके बाद अब सेल कहाँ जाएगा, माइटोसिस डिवीजन में। समझ में आया। इस तरह से हमको समझिए कि ये जो है ये वाला माइटोसिस डिवीजन है, और इससे पहले वाला क्या है, ये जो पूरा देख रहे हैं इंटरफेस है। क्या है, इंटरफेस। तो इसको कितने भागों में, 3 भागों में, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। उसके बाद क्या हो, G1 फेज से S फेज में, S फेज से G2 फेज में, और G2 फेज से तब कहाँ इंटर करेगा, माइटोसिस डिवीजन में। समझ में आया बात। अब देखिए माइटोसिस जो डिवीजन है, माइटोसिस है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक में कैरियोकाइनेसिस और दूसरा में साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस से मतलब, इसमें कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस का इसका मतलब हो गया डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी केंद्रक का, जिसके अंदर जो केंद्रक को जो होगा ना, केंद्रक, उसी का क्या होगा, डिवीजन होगा। किसमें, कैरियोकाइनेसिस में। तो ये जो न्यूक्लियस का डिवीजन के लिए कई स्टेप है, कई मतलब फेज आता है। तो कैरियोकाइनेसिस के कई फेज है, माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस के कई फेज है। प्रोफेज, ठीक है ना, उसके मेटाफेज, उसके एनाफेज, उसके बाद है टीलोफेज। इस तरह से प्रोसेस होता है। पहले प्रोफेज में कुछ होगा न्यूक्लियस के अंतर्गत, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज। उसके बाद टीलोफेज होने के बाद, कैरियोकाइनेसिस के टीलोफेज होने के बाद जब सेल क्या हो जाता है, कहाँ जाएगा, साइटोकाइनेसिस में। मतलब समझिए कि न्यूक्लियस का क्या होगा, डिवीजन हो गया। जब न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस बन गया, समझिए इस तरह से 2 न्यूक्लियस एक सेल के अंतर्गत बन गया, तब यह सेल कहाँ जाएगा, साइटोकाइनेसिस में। अब इस साइटोकाइनेसिस में 2 तरह के होता है, एनिमल में और प्लांट में। तो एनिमल में ये जो होता है, जो साइटोकाइनेसिस, वह सेल नैरो मेथड द्वारा होता है। किस मेथड द्वारा, सेल नैरो मेथड द्वारा। और प्लांट के अंदर जो ये जो मतलब साइटोकाइनेसिस होता है, जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, सेल प्लेट मेथड द्वारा होता है। देखिए इस तरह से, जैसे कि ये सेल बन गया, तो इसमें क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में एक कंस्ट्रिक्शन होने लगेगा, संकीर्ण होने लगेगा। मतलब उस साइटोप्लाज्म बीच में से क्या होगा, सिकुड़ने लगेगा। इस तरह से ये जो साइटोप्लाज्म समझिए, इसके अंदर क्या है, केंद्रक है, समझिए इसके अंदर ये क्या है, केंद्रक। ये जो न्यूक्लियस 2 को बन गया, डिवीजन हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर, इस सेल के अंदर अभी तो एक सेल है, और इस सेल के साइटोप्लाज्म क्या होगा, मतलब संकुचित होने लगेगा, बीच में कंस्ट्रिक्शन होने लगेगा, नैरो होने लगा है, इस तरह से। और ये धीरे धीरे और भी नैरो होते हुए सेंटर की ओर ग्रो करतेगा। उसके बाद ये भी जाएगा, उसके बाद ये दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग सेल का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार एनिमल सेल के अंदर नैरो मेथड से साइटोकाइनेसिस होता है। उसके बाद अब हम प्लांट सेल में देखा जाए तो इसमें क्या होता है, जैसे कि न्यूक्लियस 2 को बन गया है, इस तरह से एक न्यूक्लियस, तो यह जो न्यूक्लियस है 2 अलग अलग सेल में, इससे एक, अभी तो एक सेल है, ठीक है। जब इसमें साइटोकाइनेसिस होता है, किस मेथड द्वारा आता है, सेल प्लेट मेथड द्वारा। तो इस बीच में सेल प्लेट बनता है। इस सेल प्लेट क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है और 2 सेल को क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस सेल नैरो मेथड द्वारा होता है, और प्लांट सेल के अंतर्गत जो साइटोकाइनेसिस है सेल प्लेट में देते हो जाता है। इस प्रकार से 2 कोश का बन जाता है। इस प्रकार से देखिए, ये सब तो आप समझ गए बढ़िया से, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अब हम
बढ़िया से अब स्टडी करेंगे कि कैरियोकाइनेसिस जो होता है, माइटोसिस के जो कैरियोकाइनेसिस जो है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, उसमें किस तरह से न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और उसके बाद देखेंगे साइटोकाइनेसिस उसमें किस तरह से होता है। तो पहले इस वीडियो को आप क्या लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको क्या कर लीजिएगा, उतार लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद हम इस सब के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब पढ़ रहे हैं माइटोसिस जो है डिवीजन है, इसमें इसकी कई फेज है, इसके कैरियोकाइनेसिस के प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो हम इसमें पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे कि प्रोफेज में क्या क्या होता है और इस प्रोसेस में कहाँ क्या करना होता है और क्या करता है। सबसे पहले बात, यदि सेल को माइटोसिस डिवीजन करना है, कोई पेरेंट सेल है, मान लीजिए यहाँ देखिए, पहले इसको समझिए, इसको समझिएगा तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कोई पेरेंट सेल है, मतलब इसको क्या करना है, माइटोसिस डिवीजन इसको करना है। तो पहले देखिए इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, इसके बाहर तो पहले सेल मेम्ब्रेन होगा, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, इसके अंदर सेंट्रोसोम होगा, एगो सेंट्रोसोम होगा, उसके बाद इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, इसके अंदर फिर क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा, और इसके अंदर क्रोमैटिन धागा होगा, और यह क्या है, न्यूक्लियस है। इस तरह से एक पेरेंट सेल के नहीं, मतलब यह है सेल के अंदर यह होता है। एक पेरेंट सेल के अंदर मान लीजिएगा कि इसके डीएनए कितना है, 2C है। मान लीजिए कि इसके डीएनए कितना है, 2C है। तो देखिए 2C जो है, मान लीजिए 2C है, और इसमें क्रोमोसोम की संख्या मान लीजिए कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। और इसमें सेंट्रोसोम कितना है, 1 है। कब, जब पेरेंट सेल यह डिवाइड नहीं कर रहा है, तब इस सेल के अंतर्गत है, ठीक। जब यह सेल क्या करेगा, डिवीजन करना है, माइटोसिस डिवीजन करना है, तो यह सेल अब कहाँ जाएगा, इंटरफेज में इंटर करेगा, तब ना जाके वह सेल साइकिल में यानी मतलब माइटोसिस डिवीजन करेगा। तो पहले एक पेरेंट सेल है, वह डिवीजन के लिए इंटरफेज में इंटर किया। अब इंटरफेज में हम लोग क्या देखे थे, इंटरफेज के कई गो फेज होता है, एक G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि जब इंटरफेज कोई सेल जो है, पेरेंट सेल यदि इंटरफेज में इंटर करता है, तो उसमें डीएनए कंटेंट जो होता है, डीएनए कंटेंट वह क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। डीएनए कंटेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, दुगुना हो जाता है। तो पहले पेरेंट में कितना था, पेरेंट में सेल में 2C था डीएनए कंटेंट। अब डीएनए कंटेंट ये इंटरफेज में आने के बाद कितना हो गया, 4C हो गया, मतलब डबल हो गया। उसके बाद देखिएगा इसमें क्रोमोसोम की संख्या 4 हो गया, मतलब ये पहले भी 4 था, इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 4 है। यानी इंटरफेज में क्रोमोसोम की संख्या में कोई चेंज नहीं होता है, जो पेरेंट सेल में है वो भी। अब देखिए यहाँ पे पेरेंट सेल के अंदर जो सेंट्रोमियर था वह 1 था, सेंट्रियोल वही 1 था। अब इसमें सेंट्रोसोम यानी सेंट्रियोल क्या हो गया, डबल हो गया। देखिए यहाँ सेंट्रोसोम 1 था, अब यहाँ पे देखिए सेंट्रोसोम क्या हो गया, डबल हो गया। तो यह था इंटरफेज, समझ में आया बात। अब इंटरफेज से अब क्या करेगा, ये डिवीजन के लिए G1 फेज से G2S और G2 फेज से अब क्या जाएगा, माइटोसिस डिवीजन में जाएगा। तो माइटोसिस डिवीजन में जाएगा तो पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में कई गो फेज आता है, सब फेज आता है, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज और टेलोफेज, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस। तो हम कैरियोकाइनेसिस के पहला फेज में देखेंगे प्रोफेज। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये जो पहले देखिए इसमें जो इंटरफेज से जो प्रोफेज में जो सेल आया, तो उसमें जो क्रोमैटिन जो होता है, क्रोमैटिन जो धागा होता है, इस तरह के सेल के अंदर न्यूक्लियर के अंदर ही धागा होता है क्रोमैटिन, ये क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होके क्रोमोसोम का फॉर्म करता है, मतलब क्रोमोसोम का क्या करता है, निर्माण करता है। यह जो धागा है इस तरह से नहीं रहता है, यह क्या होता है, क्वाइल हो जाता है। क्वाइल होने के बाद यह क्रोमोसोम का फॉर्म करता है, कंडेंस होके क्रोमोसोम फॉर्म करता है। तो क्रोमैटिन प्रोफेज में क्या होगा, क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम का निर्माण करता है। ठीक, समझ में अपन, ये पॉइंट समझ में। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, जो सेंट्रियोल होता है जो डबल हो गया, इंटरफेज में क्या हो गया, सेंट्रियोल डबल हो गया, तो इसमें भी जो सेंट्रियोल आएगा वह सेंट्रियोल क्या करता है, एक पोल इधर एक सेंट्रियोल इधर, नहीं अपोजिट पोल की ओर क्या करना जानी मतलब गमन करने लगता है। तो सेंट्रियोल्स मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल एंड फॉर्म न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर। जो क्या करता है, यही सेंट्रियोल क्या करता है, और स्पिंडल फाइबर का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इस तरह से समझ सकते हैं इसको।
उसके बाद आप देखिएगा कि एंड ऑफ प्रोफेज डू नॉट शो जीबी एंड ईआर। इसके अंतर्गत जब अब जब प्रोफेज खत्म होने का रहेगा, जब मेटाफेज में जाइएगा तो उससे पहले प्रोफेज का जो लास्ट स्टेज होता है उसमें आप गोल्जी बॉडी यानी जीबी और ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को नहीं मिलेगा, दिखाई नहीं देता है। उसके बाद देखिएगा कि इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है और केंद्रिका है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वह डिसअपियर होने लगता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। समझ में आया? तो यह प्रोफेज के पॉइंट है इस तरह से। अब इसको हम इस सारे बात को हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए प्रोफेज को कई सब फेज में बांट सकते हैं, ईयरली प्रोफेज, उसके बाद मिडिल प्रोफेज और लेट प्रोफेज। तो ईयरली प्रोफेज में क्या होता है, देखिए इस तरह से समझिए कि एक ईयरली प्रोफेज में यहाँ देखिए ये साइट सेल है, एक इस सेल के न्यूक्लियस है और उसके बाद इसके न्यूक्लियोलस है इसके अंदर, और उसके बाद सेंट्रियोल है, दो गो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इसमें क्रोमोसोम है। तो देखते हैं कि जानते हैं जो मतलब इंटरफेज में जो क्रोमैटिन जो धागा होता है, क्रोमैटिन वह कंडेंस होके यहाँ ईयरली प्रोफेज में क्या बनाता है, क्रोमोसोम का निर्माण करता है। ठीक, और क्रोमोसोम का निर्माण करता है। और इसमें जो सेंट्रियोल जो नजदीक में होता है इंटरफेज में, डबल होने के बाद पास में होता है, नियर में होता है, वह धीरे धीरे ईयरली प्रोफेज में या क्या होता है अपोजिट पोल की ओर क्या करने लगता है, मूव करने लगता है, एक दूसरे से दूर जाने लगता है। ई इधर आ जाएगा और ई वाला इधर आ जाएगा। समझ में आया बात? तो यह ईयरली प्रोफेज में होता है। अब देखिए उसके बाद मिडिल प्रोफेज में क्या होता है। अब प्रोफेज का दूसरा का पार्ट मिडिल प्रोफेज, इसमें क्या होता है कि इसके न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होता है वह डिसअपियरिंग होता है, डिसअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब धीरे धीरे गायब होने लगता है। डिसअपियरिंग का मतलब होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होने लगेगा, गायब होने लगेगा। इसमें देखेंगे मिडिल प्रोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वह धीरे धीरे क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। समझ में आया बात? और ये जो है ना, और सेंट्रियोल देख रहे हैं मतलब एक दूसरे से दूर भाग रहा है और स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। ये क्या है, स्पिंडल फाइबर का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। इस तरह से देख रहे हैं मिडिल प्रोफेज में। याद रखिए कि मिडिल प्रोफेज में क्या है, डिसअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे तीसरा का पॉइंट लेट प्रोफेज। इस लेट प्रोफेज में क्या देख रहे हैं, तो फाइनली जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल की ओर चला गया है और स्पिंडल फाइबर बना लिया है। ठीक, और इस तरह से इसमें देखिएगा, यहाँ दे लीजिए कि जो यहाँ पे जो क्रोमोसोम था वो सिर्फ एक वो दिख रहा है, सिंगल दिख रहे हैं, इस तरह से दिखाई दे रहा है। किसमें, ईयरली प्रोफेज में इस तरह से दिखाई दे रहा है, एगो थ्रेड दिखाई दे रहा है इस तरह से, और इसका सेंट्रोमियर है। क्या है सेंट्रोमियर, क्या है क्रोमोसोम। लेकिन यहाँ देखिए इसमें मिडिल प्रोफेज में इसके एक क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड दिखाई देने लग रहा है। इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो ये दो क्रोमैटिड्स दिखाई देने का रहता है, इसे बोलते हैं टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। यही क्या है, एक सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर एक होता है एक क्रोमोसोम का, और उसमें दो सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखाई देने को मिलता है। और इस तरह से फाइनली इसमें क्या होता है, मतलब प्रोफेज में, लेट प्रोफेज में स्पिनल फाइबर का निर्माण हो जाता है और पूरा तरीका से क्या होता है, मतलब जो क्रोमोसोम है वह उसका टू सिस्टर क्रोमैटिड्स देखने को मिलता है। तो यह था पूरा प्रोफेज में। तो आप क्या कीजिए, पहले इस वीडियो को पॉज करके आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेटाफेज के बारे में। ठीक, समझ में आया बात? चलिए पहले नोट। चलिए दोस्तों अब बात कर रहे हैं मेटाफेज के बारे में। इससे पहले हम पढ़े थे यानी प्रोफेज। तो मेटाफेज में हम प्रोफेज में क्या देखे थे कि जो मतलब जो क्रोमैटिन धागा है वह कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है, इस तरह से देखे थे। उसके बाद इसमें जो सेंट्रियोल है वह अपोजिट पोल की तरफ जाता है और स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करता है। ठीक है, ये सब देखे थे। उसके बाद देखे थे कि इसमें जो प्रोफेज में देखे थे जो क्रोमोसोम होता है उसमें दो क्रोमैटिड देखने को मिलता है, जिसे हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। अब हम देख रहे हैं मेटाफेज में क्या होता है। तो देखिए यहाँ देखिए मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम जो होता है वह इसमें
एक लाइन में अरेंज हो जाता है, एक लाइन में क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है। क्रोमोसोम जो होता है वह एक लाइन में क्या होता है, अरेंज हो जाता है। कहाँ अरेंज होता है, तो पहले इसे समझिए। जो इस सेंट्रियोल है, एक तरह से सेंट्रियोल है, इस सेंट्रियोल से एक रेज निकलता है, इसको बोलते हैं एस्ट्रल रेज। क्या बोलते हैं, एस्ट्रल रेज। इस सेंट्रियोल से एक रेज निकलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रल रेज। अब ये एस्ट्रल रेज क्या करता है, ये एस्ट्रल रेज इस तरह से है, तो यह क्या करता है, बाद में जाके क्या करता है, स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करता है। टू फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स, जो क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। ठीक, अब इस स्पिंडल फाइबर जो निर्माण करता है इसे बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस। किसको, स्पिंडल फाइबर के फॉर्म करने बनाने की जो प्रोसेस है, बनाने को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस कहते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे देखिए एक न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस हो चुका है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का निर्माण हो चुका है। तो इस स्पिंडल फाइबर्स जो बना हुआ है, इसके जो बीच के डायमीटर जो होता है, बीच के डायमीटर इस तरह से देख रहे हैं ना, स्पिंडल फाइबर बन रहा है, इसके जो बीच के डायमीटर है उसे बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर कहने का मतलब आप एक पृथ्वी को देखते होंगे तो उसके बीच वाला ये जो भाग है जिसको पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या है, इक्वेटर है। जो स्पिंडल फाइबर से जो बना हुआ है, एक सेंट्रियोल से इधर से इस तरह से बना हुआ है, इसके बीच वाला भाग क्या होता है, मोटा चौड़ा होता है, और इस डायमीटर को क्या बोलते हैं, इक्वेटर, या इसे मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। मेटाफेज प्लेट क्यों, क्योंकि यह मेटाफेज के अंतर्गत बन रहा है, इसीलिए इसे प्लेट को बोला जाता है मेटाफेज प्लेट या इक्वेटर कहते हैं। इसी इक्वेटर पर, इसी मेटाफेज प्लेट पर ये जो क्रोमोसोम जो होता है आके क्या होता है, मतलब अरेंज हो जाता है। ठीक ना, एक लाइन में क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है। समझ में आया बात। अब क्या होता है दूसरे का, कि जो एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के जो एक काइनेटिक कोड है, सेंट्रोसोम के और इसके बगल में जो काइनेटिक कोड है, उससे स्पिंडल फाइबर्स आके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। इस तरह से इसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए यह एक क्रोमोसोम है, सिर्फ एक क्रोमोसोम है, इसके क्या है, 2 क्रोमैटिड्स है, इसे बोलते हैं 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो इसके ये जो सेंट्रोमियर है, एक सेंट्रोमियर है, इसमें अभी कितना है, एक सेंट्रोमियर है, 2 क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, तो इसके जो काइनेटिक कोड है, प्रोटीन प्लेट, उससे क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर आके क्या हो रहा है, मतलब जुड़ रहा है। सेंट्रियोल के स्पिंडल फाइबर आके क्या हो रहा है, इस काइनेटिक कोड प्लेट से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो यहाँ पे वही है, समझ में आए बात। यहाँ पे वही है कि ये जो सेंट्रोमियर है और इसका ये काइनेटिक कोड है, तो इधर से स्पिंडल फाइबर आएगा, इससे जुड़ेगा इस काइनेटिक कोड से, और इधर से स्पिंडल फाइबर आएगा तो इस काइनेटिक कोड से जुड़ेगा। मतलब एक सेंट्रोमियर के 2 काइनेटिक कोड है, जिससे दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। समझ में आया बात। चलिए, तो इस समझ में आ गया। अब इसको बात समझ लीजिए। जैसे कि देखिए इसमें क्या हम बताए हैं कि क्रोमोसोम अरेंज्ड ऑन मेटाफेज प्लेट। समझ में आया, क्रोमोसोम क्या हो जाता है, इस मेटाफेज प्लेट जो है उस पर क्या होता है, अरेंज हो जाता है इन एलिजमेंट मतलब एक लाइन में। समझ में आया बात, एक लाइन में, एक सीधी लाइन में क्या हो जाता है, एक क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट जो है या इक्वेटर प्लेट है, उस पर क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है। इस तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा का स्पिंडल फाइबर्स जो स्पिंडल फाइबर्स है वह क्या होता है, अटैच्ड ऑन काइनेटिक कोड से क्या हो जाता है, अटैच्ड हो जाता है। समझ में आया बात, जो हम पहले समझा दी वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई इसका सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर है उसके काइनेटिक कोड से स्पिंडल फाइबर क्या हो जाता है, इस फेज में क्या हो जाता है, मेटाफेज में अटैच हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक और बात यहाँ ध्यान देना है कि इस स्टेज में देखते हैं जो क्रोमोसोम जो होता है ना, और भी कंडेंस हो जाता है, और भी क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, काफी कंडेंस हो जाता है। तो इसलिए इसके मॉर्फोलॉजी जो है ना, क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी जो बाहरी की मतलब इसकी संरचना है, उसके बारे में इजीली आप क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। मोस्ट इजीली स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम को अध्ययन करना आसानी से हो जाता है, अब देखने से स्पष्ट रूप से नजर आता है क्रोमोसोम। समझ में आया बात। और इसमें आप क्रोमोसोम को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। एंड काउंट द नंबर ऑफ
क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम को पता करना है कितना है, तो ये वाला जो मेटाफेज स्टेज है वो उसमें इजीली से आप क्या कर सकते हैं, क्रोमोसोम के नंबर को आप काउंट कर सकते हैं और उसके बाद इसके क्रोमोसोम के जो मॉर्फोलॉजिकल मतलब स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कर सकते हैं, इजी से समझ सकते हैं। समझ में आया बात। तो क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाए मोस्ट इजीली स्टडी ऑफ क्रोमोसोम मतलब मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इन विच फेज, तो आप क्या आंसर दीजिएगा, मेटाफेज। तो मेटाफेज में हम इसको इजीली स्टडी करते हैं। समझ में आया बात। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको आप नोट डाउन कीजिए, आप इसको लिखिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या चीज, एनाफेज के बारे में। ठीक, चलिए दोस्त अब पढ़ेंगे एनाफेज। इससे पहले पढ़े हैं प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, उसके अब पढ़ेंगे एनाफेज। तो मेटाफेज में हम क्या देखे हैं कि जो क्रोमोसोम जो होता है वह जो इक्वेटर पर एक लाइन में क्या होता है, अरेंज हो जाता है और उस क्रोमोसोम के जो सेंट्रोमियर है उससे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर क्या होता है, मतलब आके जुड़ जाता है। ठीक, देखिए इस फेज में क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर जो काइनेटोकोर से जुड़ता है वही सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर से जुड़ता है, तो उसको क्या करता है, यहाँ पे खींचता है, उस सेंट्रोमियर को क्या करता है, खींचता है। तो सेंट्रोमियर के खींचिएगा तो ये क्या होगा, सेंट्रोमियर का ब्रेक हो जाता है, मतलब सेंट्रोमियर टूट जाता है। तो इसमें देखिए इस तरह से, जैसे कि हम प्रोफेज में क्या मेटाफेज में क्या देखे थे कि मतलब क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज हो जाता है और इस जो सेंट्रोमियर है इसका काइनेटोकोर प्लेट है, तो इससे स्पिंडल फाइबर क्या आके दोनों तरफ से जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है। देखिए तो इस जो एनाफेज में क्या होता है, इधर से स्पिंडल फाइबर है वो इधर से गए, इधर भी खींचेगा इधर भी खींचेगा, तो आप दोनों पीछे कोई भी ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये है, ये क्या है, एक तरह से क्रोमोसोम है। समझ रहे हैं बात, ये क्रोमोसोम है और ये वाला जो भाग है सेंट्रोमियर। अब ये स्पिंडल फाइबर इधर से आएगा, स्पिंडल फाइबर इधर से जुड़ा, अब इसको क्या करेगा, खींचेगा, तो ये क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इसका डिवीजन हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ये जो स्पिंडल फाइबर खींचता है तो जिससे सेंट्रोमियर का क्या हो जाता है, डिवीजन होता है और इससे कितना क्रोमोसोम बनता है, 2 को क्रोमोसोम। पहले यह दोनों जो सिस्टर क्रोमैटिड्स था वह दोनों क्या हो गया, सेपरेट हो गया, अलग अलग हो गया। इस तरह से इसमें 2 न्यू मतलब क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो गया। तो देखिए इस तरह से समझ रहे हैं ना, यहाँ पे एक सेल के अंदर यहाँ क्या हो रहा है, सेंट्रोमियर का डिवीजन हो रहा है, जिससे दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अलग हो गया है। यहाँ पे सेंट्रोमियर का डिवीजन हुआ है, इस तरह से समझे। तो इसमें हम क्या पढ़ सकते हैं, इसका ईयरली प्रो एनाफेज होता है, वो लेट एनाफेज होता है। ईयरली मतलब ईयरली जो एनाफेज है उसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के जो सेंट्रोमियर है उसका क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। तो क्या होगा, जो इसका सिस्टर जो क्रोमैटिड्स है, इस जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वह सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है ना, अब डिवीजन हो गया तो 2 मतलब क्रोमैटिड्स बन गया, तो अलग अलग होगा कि नहीं। यहाँ क्या बोलेंगे, मतलब सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। दिक्कत, तो अलग अलग हो गया तो यहाँ क्रोमोसोम की संख्या क्या हो गया, डबल हो गया। तो यहाँ क्या देखेंगे कि नाउ न्यू क्रोमैटिड्स, जो अब ये नया जो क्रोमैटिड्स जो बना है, पहले तो एक मतलब 2 क्रोमैटिड्स है, उसके डिवीजन के बाद कितना, एगो अलग हो गया क्रोमैटिड्स, एगो अलग अलग हो गया। तो नाउ न्यू क्रोमैटिड्स, नया जो क्रोमैटिड्स है वह क्या हो गया, न्यू क्रोमोसोम हो गया, मतलब ये भी एगो क्रोमोसोम हो गया, ये भी एगो क्रोमोसोम। अब पहले क्या था, ये पूरा एक क्रोमोसोम था, उसका 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स है। अब अलग अलग होने के बाद या नया नया क्रोमोसोम बना, इसी नया मतलब ये जो 2 क्रोमैटिड्स बना है उसी को बोलते हैं न्यू क्रोमोसोम। मतलब 2 क्रोमोसोम, एगो क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम हो गया। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल, क्या हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया, डबल हो गया इन अ सेल। हम पहले क्रोमोसोम कितना लिए थे, 4 लिए थे, अब कितना हो गया, 8 हो गया, मतलब डबल हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए किस फेज में माइटोसिस के किस फेज में क्रोमोसोम की संख्या डबल हो जाता है, क्रोमोसोम की नंबर क्या होता है, डबल हो जाता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एनाफेज। एनाफेज में क्रोमोसोम की मतलब संख्या क्या होता है, डबल हो जाता है। पर क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, जिससे 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होता है, एक क्रोमोसोम के 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होता है, वह दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ समझिए बात को,
उसके बाद ये तो ईयरली एनाफेज में, आप लेट एनाफेज में देखिएगा तो दिख रहे हैं ये जो सेंट्रोमियर है, ये जो मतलब जो डिवीजन के बाद जो नया नया न्यू क्रोमोसोम इसको हम बोल सकते हैं, जो क्रोमोसोम बना है। और देख रहे हैं ये जो सेंट्रियोल है उसकी इस सेंट्रियोल पोल, एक पोल इधर एक पोल इधर, उधर क्या हो रहा है, भाग रहा है, जा रहा है, खिंचा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आखिर क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये जो मतलब जो स्पिंडल फाइबर होता है उसका शॉर्टेन होने लगता है, छोटा होने लगता है। इसके कारण यह क्या होता है कि ये जो सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम का, वह क्या होता है इस पोल के उधर ये वाला क्रोमोसोम और इस पोल के इधर इस वाला क्रोमोसोम क्या होता है, मूव करने लगता है। तो यहाँ समझिए सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम के जो सेंट्रोमियर है इज मूव टुवार्ड्स द पोल। जो है ना सेंट्रोमियर किसके ओर मूव करने लगता है, पोल की ओर। एक इधर पोल है वो इधर पोल है, ठीक ना, अपोजिट पोल की ओर। ये वाला इधर करेगा, ये वाला इधर करेगा। क्यों? ड्यू टू स्पिंडल फाइबर शॉर्टेज। इसका स्पिंडल फाइबर क्या होता है, शॉर्टेज होने लगता है। स्पिंडल फाइबर क्या होता है, इसका स्पिंडल फाइबर जो होता है ना डिजॉल्व होने लगता है, गलने लगता है, जिसके कारण ये क्या होता है धीरे धीरे इधर खिसक के ये जो न्यू जो क्रोमोसोम है इधर आने लगता है अपोजिट पोल की ओर। समझ में आया बात? तो ये आप समझ गए। अब इसको समझिए, इस जो स्पिंडल फाइबर, इस वाला जो लेट एनाफेज है, इसमें देख रहे हैं कि कई तरह के फाइबर से नजर आ रहा है। एक फाइबर जो है वो एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल से डायरेक्ट रूप से जुड़ा है, कंटिन्यूअस है, तो इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस फाइबर। ये वाला जो फाइबर्स है उसे क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फाइबर्स कहें। समझ में आया बात? और दूसरा का जो स्पिंडल फाइबर्स है, यह जो स्पिंडल फाइबर्स है इस सेंट्रियोल से, इस सेंट्रियोल है, इससे क्या होगा, इस क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ है। इस क्रोमोसोम से इस फाइबर क्या हुआ है, इस सेंट्रियोल और ये क्रोमोसोम से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। इसे बोले हैं क्रोमोसोमल फाइबर्स। क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल फाइबर। और एक और भी फाइबर्स है, स्पिंडल फाइबर्स है, जो एक क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम के बीच क्या हुआ है, जुड़ा है, कनेक्ट है। इसे बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर्स। समझ में आया बात? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। जब ये डायरेक्ट रहेगा तो कंटिन्यूअस फाइबर्स, जब सेंट्रियोल और एक सेंट्रोमियर से जुड़ा रहेगा जो फाइबर्स, उसे क्रोमोसोमल फाइबर्स, क्रोमोसोम से जुड़ा है तो इसलिए क्रोमोसोमल फाइबर्स करें। और दो जो मतलब ये क्रोमैटिड्स है उसके बीच जब जो फाइबर जुड़ा होगा उसे बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर्स। ठीक, समझ में आया बात? एक और बात यहाँ ध्यान देना जरूरी है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम का जो आकार होता है, इसका शेप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीका से नजर आता है कि इसका शेप क्या है। हम लोग क्रोमोसोम के कई शेप है, जैसे जे शेप है, आई शेप है, के शेप है, ठीक है ना, इस तरह से हम शेप देखे थे। यहाँ पे आके वो शेप क्यों नजर आता है, उस तरह के शेप क्यों दिखाई देता है, यहाँ पे क्लियरली आपका क्रोमोसोम का शेप नजर आएगा। क्योंकि यहाँ पे जब खींचिएगा क्रोमोसोम कैसे खींचा जाता है सेंट्रोमियर का, इसको सेंट्रोमियर का, तो इसका शेप अपने पता चल जाता है। इसका के शेप है, एल शेप है, ठीक है, जे शेप है या आई शेप है, ठीक है ना। यहाँ पे हम शेप को, क्रोमोसोम के शेप को अच्छी तरीका से क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। समझ में आया बात? तो यहाँ बेस्ट स्टडी शेप ऑफ क्रोमोसोम। तो आपसे पूछा जाए तो बताइए क्रोमोसोम के हम शेप का स्टडी करना है तो बताइए माइटोसिस डिवीजन के कौन सा फेज में जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर होना चाहिए एनाफेज। एनाफेज में हम क्रोमोसोम के शेप को अच्छी तरीका से समझ सकते हैं, इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो आप पहले क्या कीजिए, इसके बाद इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए। अब हम पढ़ेंगे टीलोफेज के बारे में। ठीक, चलिए दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम टीलोफेज के बारे में। इससे पहले हम पढ़े हैं कि मतलब एनाफेज। एनाफेज में क्या देखे थे, जो मतलब क्रोमोसोम का जो क्या होता है, सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, जिसे एक जो क्रोमोसोम होता है उसके दो क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाता है, दोनों क्रोमैटिड्स, और वह क्या होता है, खींचने लगता है स्पिंडल फाइबर द्वारा, और धीरे धीरे वह छोटा होकर मतलब पोल की ओर मूव करने लगता है। अब क्या कीजिए, देखिए जैसे कि इस तरह से दोनों अलग अलग हुआ, क्रोमोसोम अलग अलग हो रहा है, ये डिवीजन के बाद अलग हुआ। तो यह जो क्रोमोसोम, न्यू क्रोमोसोम जो है वह कहाँ चल जाएगा, पोल्स की ओर चल जाएगा। और यह पोल्स क्या करता है, एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। यह वाला अलग एक न्यूक्लियस बनाएगा, न्यूक्लियाई, और ये वाला अलग न्यूक्लियस का निर्माण करेगा। साथ में टीलोफेज में मतलब यहाँ पे न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, साथ में इसके साइटोप्लाज्म में कंस्ट्रिक्शन होने लगता है, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रिक्शन। ठीक है,
तो यह ईयरली प्रोफेज में है और उसके बाद है लेट प्रोफेज में। तो इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम के दो ग्रुप्स जो होता है, एगो इधर वाला एगो इधर वाला, तो टू क्रोमोसोम्स ग्रुप्स रीऑर्गेनाइज इनटू टू न्यूक्लियाई। तो इसमें दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ये जो क्रोमोसोम जो होता है डीकंडेंस्ड इनटू फॉर्म क्रोमैटिन। इस प्रकार हम देखे थे कि प्रोफेज में क्या होता है कि जो क्रोमैटिन धागा होता है, याद कीजिए प्रोफेज में जो क्रोमैटिन धागा होता है वह कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। लेकिन इसमें उल्टा होता है, प्रोफेज का उल्टा हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ है उसका डीकंडेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रोमोसोम डीकंडेंस टू फॉर्म क्रोमैटिन। समझ में आया बात। यहाँ पे क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाएगा और क्रोमैटिन धागा बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स जो है, स्पिंडल फाइबर्स एंड एस्ट्रल रेडियस जो होता है वह डिसअपियरिंग अराउंड द पोल। इस पोल के चारों तरफ जो भी मतलब स्पिंडल फाइबर जो होता है सेंट्रियोल का और एस्ट्रल रेडियस होता है वह खत्म होने लगता है, लुप्त होने लगता है, डिसअपियरिंग होने लगता है। उसके बाद ये जो क्रोमैटिन जो है इसके चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसके अंदर एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से देख सकते हैं, इसके अंदर एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है और उस क्रोमैटिन जो है उसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, निर्माण होने लगता है। तो देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस अपेयरिंग, ठीक है ना। किस फेज के अंतर्गत, टेलोफेज के अंतर्गत हम ये सब देखने को मिलता है। उसके बाद फिर से हमको गोल्जी बॉडी और ER रिफॉर्म हो जाता है, हमको इस फेज में देखने को मिलता है, ठीक। अब देखिए ये तो हो गया कहते टेलोफेज। टेलोफेज में न्यूक्लियस बन रहा है, तो वो फाइनली बन जाता है, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है और जो भी है ER हो गया, गोल्जी बॉडी वो दिखने लगता है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है, उसके अंदर न्यूक्लियस देखने को मिलता है और क्रोमोसोम डीकंडेंस होकर क्रोमैटिन बनाता है। समझ में आया बात। तो ये टू डॉटर न्यूक्लियाई है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा, टेलोफेज के बाद हम कहाँ आएंगे, साइटोकिनेसिस में। तो साइटोकिनेसिस में क्या होगा, डिवीजन ऑफ मतलब साइटोप्लाज्म। इसमें साइटोप्लाज्म का क्या होगा, डिवीजन होगा। तो हम लोग क्या देखे थे कि साइटोप्लाज्मिक जो डिवीजन है दो तरीके से होता है। प्लांट में मतलब नैरो मेथड द्वारा होता है, प्लांट में सेल प्लेट मेथड द्वारा होता है, और कहने का मतलब एनिमल में नैरो मेथड द्वारा होता है। इसके जो साइटोप्लाज्म है, इसके साइटोप्लाज्म ये हम एनिमल सेल में देखें, इसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, बाहर से कंट्रिक्शन होता है और नैरो बनाता है, और ये धीरे धीरे कंट्रिक्शन होने के बाद ये क्या हो जाता है, दोनों ब्रेक हो जाता है। साइटोप्लाज्म का क्या होता है, डिवीजन होता है, और इस तरह से दो डॉटर सेल का निर्माण करता है। और इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या मतलब पहले इसमें क्रोमोसोम की संख्या टेलोफेज में कितना है, मतलब 8 गो है। जैसे उसमें अभी डिवीजन नहीं हुआ है, इसमें भी 4 गो और इसमें भी 4 गो, मतलब टोटल इस क्रोमोसोम में क्या होता है, 8 गो होता है। लेकिन अब डिवीजन हो गया, इसमें भी क्रोमोसोम 4 आ जाएगा, इसमें क्रोमोसोम 4 आ जाएगा। हम देखे थे कि जो पेरेंटल सेल होता है, पेरेंटल सेल, उसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, 4, और डीएनए कंटेंट जितना है इसमें 2C था, इसमें भी क्या हो जाए, क्रोमोसोम की संख्या डीएनए कंटेंट क्या होगा, 2C। मतलब पेरेंटल सेल और डॉटर सेल दोनों में डीएनए की संख्या बराबर, डीएनए कंटेंट बराबर, और क्रोमोसोम की संख्या क्या है, बराबर है। तो इस तरह से इस जो डिवीजन में बराबर संख्या में क्रोमोसोम डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन के कारण। और इसमें किसी प्रकार के ये जो सेल बन रहा है डॉटर से, उसमें किसी प्रकार के कोई भी चेंजिंग नहीं आता है, मतलब सेम टू सेम इसको कॉपी किया हुआ है, इसमें जैसा है वैसे है। इसमें किसी प्रकार के वेरिएशन या म्यूटेशन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सेम टू सेम छाप के दे दिया है। समझ में आया बात। यहाँ पे इसके क्रोमोसोम सेम टू सेम छाप के इसमें आया होगा, इसलिए यहाँ पे कोई किसी प्रकार के इस डॉटर सेल में किसी प्रकार का आनुवांशिक रूप से, ठीक है ना, जेनेटिक रूप से कोई चेंजिंग नहीं आता है। समझ में आया। तो यह हमारे शरीर के जो सोमैटिक सेल हैं उसमें डिवीजन होता है माइटोसिस में। समझ में आया। तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को पॉज करके इसको पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए, यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेयोसिस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।